हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। दोस्तों, आप किसी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो बच्चों, याद रखें आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। किसी भी राज्य के आप बोर्ड एग्जाम से तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी माध्यम से तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और अभी हम जो तैयार कर रहे हैं दोस्तों, वह आरंभ है प्रचंड के नाम से बैच चला रहे हैं, जिसमें सभी तरह के जो बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, इनका हम लोग क्या कर रहे हैं तो अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि अब आपका एग्जाम का कुछ ही दिन बच गया है, इसके दिमाग में रखते हुए इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग क्लास 10th और क्लास 12 का पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो आप सभी बच्चे वहाँ पे ज़रूर देख लेंगे। और याद रखें बच्चे, जो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें यूट्यूब पे भी फॉलो करें, और जो हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो बच्चों, सबसे पहले रोजगार एवं सेवा, जो कि आज का यह हमारा टॉपिक होने वाला है। आप सभी को पता है कि हमारा पढ़ाने का क्या तरीका है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है आपका दोस्तों, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या हैं? याद रखेंगे, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या हैं। और याद होना चाहिए आपको, जब मैंने यह चैप्टर पढ़ाया तो उस समय मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लगा दें, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों उपयुक्त में से सभी, क्योंकि मानवीय पूंजी निर्माण के जो मुख्य घटक होते हैं वह क्या होते हैं? स्वास्थ्य सेवा, आवास एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है, यह जो है मुख्य घटक होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, मानवीय पूंजी निर्माण के किसी भी व्यक्ति के लिए। भारत में सेवा क्षेत्र के को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आपके सामने। तो सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो लगभग इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगर आपने मेरा सेशन पहले का देखा होगा दोस्तों, तो 100% इसको आप सही कर दिए होंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, खासकर बिहार के बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो अपना जो बिहार राज्य है दोस्तों, इसको बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता है, जो कि है नहीं लेकिन दिया जाता है। लेकिन अगर आप सही करना चाहें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है दोस्तों, यह बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, उद्योग को जो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करें, बिहार एक राज्य है कैसा? उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज या फिर कृषि? तो याद रखेंगे, सभी बच्चे इसको लगभग सही कर दिए होंगे अभी तक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने जो भारत है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। उसी में अपना बिहार जो है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे भी कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान, क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे है आपका प्रश्न नंबर 6, जो कह रहा है जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र में पर हिस्सा है, कितना प्रतिशत है? जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर कितना हिस्सा है दोस्तों? तो काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत बार खासकर इकोनॉमिक्स में तो बहुत बार हम इस चीज़ को आपको पढ़ाए हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार कमेंट में लगा दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 87% जो है दोस्तों, यह क्या है? तो जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। इसीलिए आज कृषि जो है यह अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे कह रहा है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? क्या वह प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर इनमें से तीनों है? बताइए एक बार आप लोग कमेंट में। तो बच्चों याद रखेंगे, तृतीयक जो क्षेत्र है दोस्तों, यह क्या है आपका? तो यह आपका सेवा क्षेत्र है। ये इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात की जा रही है, तो आगे है दोस्तों, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? ये बताइए आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग बताएं।
कि भारत में कार्यशील जनसंख्या कितना प्रतिशत कृषि पे संलग्न है? यह आप लोग एक बार कमेंट में बताएं। लगभग लगभग अगर है तो 80 से 85% है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये सभी डाटा को याद रखेंगे। आप सभी का अब एग्ज़ाम का मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट में सेशन में आंसर को सही करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे अब एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी हैं। चलिए, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या वह कृषि क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में होता है, सेवा क्षेत्र में होता है, या फिर इनमें से सभी क्षेत्रों में होता है? एक बार कमेंट में लगा दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में होता है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे कह रहा है आपसे, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? क्या वह राष्ट्रपति सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, या फिर इनमें से सभी हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, वह ना तो प्रधानमंत्री, ना तो राष्ट्रपति है, ना ही मुख्यमंत्री है। तो वह क्या है दोस्तों? वह प्रधानमंत्री सड़क योजना है। इस चीज़ को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास पूछ रहा है आपसे। तो आर्थिक विकास आप सभी को पता होगा, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो हम बताए थे कि हमारे देश का जो आर्थिक रीढ़ है वह अर्थव्यवस्था में किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा दोस्तों। तो उसे क्या होगा? इसका सही आंसर सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? क्या वह समाचार पत्र है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, या फिर ये सभी हैं? तो याद रखेंगे, संचार सेवा पूछ रहा है आपसे, और संचार सेवा का जो अंग है वह कहीं ना कहीं सभी हो जाएंगे, क्योंकि यह भी एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाता है, यह भी पहुंचाता है और ये भी पहुंचाता है दोस्तों। तो देखिए, एग्ज़ाम को स्मार्टनेस से पास करना होगा, ठीक है। रट्टा मारने से एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं पास की जाती है, एग्ज़ाम को स्मार्टनेस से पास किया जाता है। जब भी आपके सामने प्रश्न देखने को मिले टफ, तो आप उसमें स्मार्टनेस दिखाएंगे, उसमें आप टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है दोस्तों? यह आपके लिए प्रश्न है, जो कि दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, या फिर चेन्नई है। तो यह प्रश्न आपका कौन सा हो जाएगा? एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, और अगर आपने मेरा चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप इसको सही कर ले जाएंगे। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है दोस्तों? तो यह कौन सा बन गया है आपका? बेंगलुरु बन गया है दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज़ को। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या सड़कें, रेलवे, जहाज रानी, या फिर नागर विमान? कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताएं कौन सा है। तो याद रखेंगे, रेलवे जो है दोस्तों, यह परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। रेलवे जो है, इस पे तो सभी लोग सफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इस पे सभी लोग सफ़र करने में संतुष्ट होते हैं, और सभी लोग के लिए सुलभ भी होता है। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बच्चों बताएं इसको, कहाँ स्थापित हुआ था सबसे पहला टेलीविज़न केंद्र? तो यह दिल्ली में स्थापित हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों, और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में जरूर लगा दें, ठीक है। चलिए आगे है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई भाई? क्या 1990 में हुई, या फिर 1991, 95, या फिर 97? कब हुई थी? देखिए बाबू, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी आपको 1995 में। याद रखेंगे इस चीज़ को, आप लोग सभी चीज़ पढ़ाया गया है, लेकिन आप लोग भूल रहे हैं, आप लोग कमेंट में सही नहीं कर रहे हैं, यह गलत है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं? ठीक है, पहले तो बच्चों बता दें कि वैश्वीकरण का शब्द आपको हम बताए थे जब हम आपको यह चैप्टर पढ़ाए थे तब, ठीक है। तो वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, यह भी आप बताएं। कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, या फिर ये सभी? तो बच्चों याद रखेंगे, ये सभी जो हो जाएंगे, यह भारत के लिए क्या हो जाएगी? लाभदायक होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है कितना? 51%,
51.3%, 33.2%, 12.8% या फिर 1.7%। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 51.3% जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आइकॉनिक स्टूडेंट्स को आप सभी बच्चे शेयर कर दें तो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यह सेशन आगे और भी फायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो बच्चों याद रखेंगे वैश्वीकरण के सहायक कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या फिर इनमें से सभी। तो याद रखेंगे जो यह है इसमें से सभी के लिए क्या हुआ है, तो वैश्वीकरण में विस्तार की सहायक हुई है यह सभी। याद रखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? क्या विश्व बैंक है, IMF है, UNO है, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है वह यह सभी जो है कोई भी नहीं है, क्योंकि नियम का जो नियम बनाते हैं वह विश्व बैंक नहीं बनाते, IMF नहीं बनाते। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। स्मार्टनेस का ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? और याद होगा आप सभी को जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो वैश्वीकरण का शब्द हम बताए थे, वैश्वीकरण का परिभाषा बताए थे। क्या आयात पर नियंत्रण है, विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय है, निर्यात पर नियंत्रण है या फिर दोस्तों इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय है वैश्वीकरण का अर्थ। ठीक है, चलिए वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4। वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग हैं वह कितने हैं बच्चे? तो 4 हैं। ठीक है, चलिए वैश्वीकरण के फल स्वयं विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। क्या आयात की, निर्यात की, A B दोनों की या फिर कोई नहीं? तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों। आयात भी हुआ है और निर्यात भी हुआ है। वैश्वीकरण से लाभान्वित हैं, कौन है लाभान्वित भाई? क्या उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं? तो बच्चों याद रखेंगे यह दोनों लाभान्वित है, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, A B दोनों। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी हम पढ़ाए थे, याद करिए बच्चों। और नहीं याद है तो एक बार आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर सेशन को देख लें, अभी भी एग्जाम में कुछ दिन बाकी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? फोर्ड मोटर है, कोको कोला है, नोकिया है या फिर ये सभी हैं? तो याद रखेंगे ये सभी है जो दोस्तों, क्योंकि यह सभी एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में इनकी कंपनियां चल रही है, इसलिए यह क्या है, बहुदेशीय कंपनी है। और आगे हम लोग चर्चा करें तो उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण चैप्टर में हम लोग एंट्री किए हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए इसका है क्या, तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? बताइए बच्चों बताइए। जागो ग्राहक जागो, धरो धोखाधड़ी से बचो, सज्जन उपभोक्ता बनो, अपने अधिकारों को पहचानो। क्या है इसका सही स्लोगन बताएं? स्लोगन बताएं। तो आप सभी बच्चों को अगर पता होगा तो यह चीज़ पता होगा कि आप बचपन से टीवी पे देख रहे होंगे। ठीक है, हम भी बचपन से देख रहे हैं कि सबसे पुराना स्लोगन है क्या है, जागो ग्राहक जागो। इसका मतलब भारत सरकार की कौन सा स्लोगन है, जागो ग्राहक जागो। चलिए उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो याद रखेंगे उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत की जाती है इसका आवेदन शुल्क ना तो 50 है, ना 70 है, ना 10 है, तो कितना है बच्चे? इसमें शुल्क नहीं है। ठीक है, इसमें शुल्क नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपको शिकायत करना हो, अगर आपसे पदाधिकारी द्वारा किसी भी तरह का पैसा मांगा जाए तो आप डायरेक्ट कंप्लेन करेंगे, ना कि आप शुल्क देंगे। ठीक है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो बच्चों भारत उपभोक्ता संरक्षण की जो घोषणा हुई थी यह 1986 में हुई थी, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए
सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बच्चों? वैधानिक है, ऐच्छिक है, धार्मिक है या फिर परंपरागत है? तो जो बच्चों याद रखेंगे, सूचना का अधिकार जो है वह आपका क्या है? तो वैधानिक अधिकार है। ठीक है, आरटीआई जो हमारे पास दी गई है यह वैधानिक है। ठीक है, फुल प्रूफ है कि आप किसी भी तरह का सूचना सरकार से पूछ सकते हैं, किसी से भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका यह यहाँ पे अधिकारों का हनन किया जा रहा है तब। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ कब हुआ बच्चों? तो याद रखेंगे अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप सभी। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहाँ करेगा? जिला अदालत में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार प्रश्न को समझिए, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप एग्जाम पास करें, इम्पोर्टेंट ये है कि आप बेहतर समझ वाले एक बच्चे बने। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बच्चों? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक है तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ? बताइए कमेंट में, आप लोग बताइए इसका आंसर, इसका कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका राज्य आयोग में करेंगे। ठीक है, राज्य आयोग में इसका शिकायत लगाएंगे। इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से किया जाता है? तो ड्रेन मार्क, हॉल मार्क, ए मार्क, एग मार्क या फिर उल मार्क? तो बच्चों इस तो सभी लोग आंसर दे दिए होंगे, सभी लोग दे दिए होंगे। क्या है? सभी लोग, मम्मी लोग जब जाती हैं दुकान में तो कहती है हॉल मार्क है, हॉल मार्क का हमें ये दिखाइए। तो आप सभी लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह आपको कब मनाया जाता है बच्चों? 27 क्या है, 17 मार्च है, 15 मार्च है, 19 अप्रैल है या फिर 22 अप्रैल है? याद रखेंगे 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का आरंभ हुआ था कब हुआ था? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में? तो बच्चों याद रखेंगे इसका सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है आंसर, तो इस चीज को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, रॉफेल नादर या फिर डॉक्टर कलाम? कौन है? तो याद रखेंगे रॉल्फ नादर जो हैं यह क्या है? तो इसके उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके ही नेतृत्व, इनके ही प्रयास से यह क्या हो पाया? सुलभ हो पाया। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारक है। क्या क्या कारक है? देखिए तो कारक थोड़ा बताते हैं। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता या फिर इनमें से सभी? तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारक क्या है? तो सूचना का अभाव भी होता है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति भी होती है तथा उपभोक्ताएं जो है उनकी अज्ञानता भी होती है। उनके पास सही नॉलेज नहीं होता है, इसलिए उनके साथ गलत कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को कैसा लगा यह सेशन, इस जरूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों यह आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, यह आप भरोसा करें। बस आप अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंचाएं, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।